पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। अब चुनाव की सरगर्मियां आप देख ही रहे हैं, बढ़ रही हैं। हमारे बहुत सारे कार्यक्रम चुनाव पर आधारित हैं और मेरे भी कुछ कार्यक्रम आपने पिछले देखे ही। इस बार इस कार्यक्रम में और इसके बाद के कार्यक्रम में मैं उन सीटों की समीक्षा करना चाहता हूं जो लोकसभा के इस दंगल में और पिछले दंगलों में भी सबसे ज्यादा संख्या में पोटली भर के बीजेपी को देती है या एनडीए को देती है, और जिसकी वजह से जो स्थिति बनती है उनकी 300 प्लस वाली, उसमें एक तिहाई आप कह सकते हैं कि यहां से सप्लाई होता है। यह है उत्तर प्रदेश और बिहार की 120 सीटें। उत्तर प्रदेश में 80 और बिहार में 40। पिछले लोकसभा चुनाव में इसमें से 103 सीटें बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने जीती थी। बाद में 2 बाई इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश में, वो भी 2 और वो जीत गए, तो 120 में से 105 सीटें लोकसभा में इन 2 राज्यों से गई। 105, ये इतना बड़ा खजाना यहां से एनडीए को, बीजेपी को, मोदी जी को मिलता है। उनकी पूरी कोशिश है कि ये खजाना जो इतनी बड़ी संख्या में उनके पास था, वो न सिर्फ कायम रहे, बल्कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कुछ और वृद्धि भी करें। यानी कुल 15 सीट उनसे बाहर थी। उनका पूरा प्रयास है कि वो इन 15 सीटों को भी कोशिश करके अपने हिस्से में ले आए। दूसरी ओर विपक्ष की ओर से जो कैलकुलेशंस हैं, कोई बहुत एक्टिविटी तो नहीं नजर आती। जो कैलकुलेशंस हैं वो इस आंकड़े को रोकते हुए मिलते हैं दोनों राज्यों में। तो ये जो अभी जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, इसमें हमने एक युवा पत्रकार है, फ्रीलांस काम करते हैं बिहार से, उनसे उन्होंने सीटों का, पिछले चुनाव का, उसके पिछले चुनाव का और विधानसभा चुनाव का, इस आधार पर एक संकलन बनाया है। और अभी जो टिकट विकेट लगभग बंट गए हैं, कुछ जगहों पर 1-2 सीटों पर अभी बंटना बाकी है। तो उन्होंने उन सीटों का इसमें निर्धारण किया है जो उनके आंकड़ों के हिसाब से ये तस्वीर पेश करते हैं कि वहां पे अच्छी चुनौती है। अब ये और बात है कि एक चुनाव लड़ना एक कौशल है। चुनाव में लास्ट माइल अप्रोच जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। बीजेपी और उनके नेतृत्व में एनडीए इसमें काफी सफल है, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में उनकी डबल इंजन की सरकारें भी हैं। नीतीश कुमार जी हाल में ही पलट के फिर एनडीए में आ चुके हैं। तो बिहार में भी उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। उनका संगठन और उनका राजनीतिक असर बहुत ताकतवर रूप से इन दोनों राज्यों में विद्यमान है। ऐसे में ऐसी सीटों की तलाश करना जहां पे मुकाबला फिर भी हो सकता है, एक थोड़ा सा काफी धैर्य और जांच पड़ताल की मांग करता है। तो रंजन कुमार ने बड़ी मेहनत से बिहार की उन सीटों के बारे में एक कलेक्शन किया है, जो वो अभी आपको मेरे साथ बातचीत में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिससे आपको लगेगा कि इन कम से कम 9-10 सीटों पर या 10-11 सीटों पर तो ऐसी स्थिति है कि अगर इंडिया गठबंधन जिम्मेदारी से और काबिलियत से और साहस और मेहनत से मुकाबला करे, तो यहां पर वो नतीजे ला सकता है। और पिछले नतीजे को, जिसमें 40 में से कुल 1 सीट इंडिया गठबंधन के पास कांग्रेस के सांसद के रूप में थी, किशनगंज, उस नतीजे को बदल सकता है इस चुनाव के नतीजों में। अब देखना है कि वो करते क्या है। वो तो अभी तक ऐसा कुछ करते वो नजर नहीं आए, जबकि प्रधानमंत्री जी की 2 रैलियां हो चुकी हैं बिहार में चुनाव घोषित होने के बाद। पहले जो होती रही वो अलग है। अभी वो 2 रैलियां करके जा चुके हैं, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन की ओर से ऐसी कोई बड़ी एक्टिविटी वहां नहीं नजर आ रही है। तेजस्वी यादव जरूर 2-4 जगह घूमते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने एक पार्टी को, वीआईपी नाम की पार्टी को, जो निषाद समुदाय में अपना असर रखती है, उसको 3 सीटें दी हैं। लेकिन एक सीट पूर्णिया में वो एक ऐसे उम्मीदवार से ट्रायंगुलर फाइट में है, जो अगर उसका सफल संयोजन हुआ होता तो ये नौबत न होती और मुकाबला वहां भी आमने सामने का होता। हालांकि आंकड़े पूर्णिया को कोई बहुत सुरक्षित सीट नहीं बताते हैं, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ने उस सीट को मैनेज करने में
वो कुशलता नहीं दिखाई जो ये चुनाव अपेक्षा कर रहा है। तो खैर, बिहार के उन सीटों के बारे में पिछले 2 चुनावों के आंकड़े, उनमें हुए विधानसभा चुनावों के आंकड़े और आज के टिकटों के बाद की जो परिस्थिति है, उस पर रंजन से मेरी बातचीत आपके सामने प्रस्तुत है। शायद इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप भी सुनना चाहेंगे, तो सुनिए और अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद। रंजन जी, बताइए आपकी पोटली में क्या है? बिहार की 33 सीटों में ऐसी सीटें कौन सी हैं जिनको आप आंकड़ों की परिभाषा में पहले समझाएं, कि जिनको आप समझते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन उन पर ध्यान दे तो पिछले चुनाव की वजह से, पिछले चुनाव के आंकड़ों की रोशनी में इस चुनाव में उसको सहूलियत हो सकती है। ऐसी उन 40 सीटों में कौन कौन सी सीटें हैं और क्यों? उसमें 3 सीट है, जहानाबाद, हम्म काराकट और कटिहार। हम्म एक एक करके हम तीनों सीटों की बात कर लेते हैं। हाँ, इन तीनों सीटों की क्या विशेषता है? जहानाबाद, इस बार जहानाबाद से सीट पे लोकसभा क्षेत्र में जेडीयू उम्मीदवार चंद्रेश्वर प्रसाद मैदान में है, जबकि आरजेडी के टिकट पे सुरेश प्रकाश यादव मैदान में है। ठीक। सेम कैंडिडेट सेम पार्टी के टिकट से 2019 में भी मैदान में थे, जबकि जीत की अंतर सिर्फ 1500 के करीब थी। 1500 से 2000 वोटों के अंतर से जेडीयू के उम्मीदवार चंद्रशेखर प्रसाद जीते थे। अच्छा, बहुत क्लोज फाइट, इतनी क्लोज फाइट थी, इसलिए आप इसको विशेष सीट बता रहे हैं। और यही दोनों उम्मीदवार थे? यही दोनों उम्मीदवार थे। जेडीयू उम्मीदवार। यहाँ जो विधानसभा सीटें हैं उनका क्या कैरेक्टर है? विधानसभा सीटें होती है ना आपके बिहार में, एक लोकसभा में 6 लोक विधानसभा क्षेत्र होती है। तो उन 6 का क्या कैरेक्टर है? इस समय 6 में कितनी किसके पास है? 4 आरजेडी के पास है और 2 विधानसभा क्षेत्र सीपीआई एमएल के पास है। अच्छा, तो 6 की 6 एक तरह से इंडिया गठबंधन में है। इंडिया गठबंधन में है, इसलिए आपके हिसाब से ये सीट इंडिया गठबंधन के लिए काफी अनुकूल है। पिछले चुनाव का नतीजा, विधानसभा की स्थिति और पिछले चुनाव के नतीजे में जो मत प्रतिशत का बहुत छोटा सा हिस्सा मुद्दा बना था, इसलिए आपको ये लगता है। और वही दोनों उम्मीदवार भी सामने है। ठीक है। इसके बाद कराकत में क्या था? कराकट में जेडीयू उम्मीदवार इस बार मैदान में है। माफ कीजिएगा, कराकट में इस बार सीपीआई एमएल, इंडिया गठबंधन की तरफ से सीपीआई एमएल के खाते ये सीट दी गई है और राजा राम सिंह कुशवाहा मैदान में है। ठीक है। ये पिछली बार ये सीट इंडिया गठबंधन में से किसने लड़ी थी? इंडिया गठबंधन में ये आरएलएसपी के खाते गई थी। उस वक्त आरएलएसपी महागठबंधन के साथ आरजेडी के साथ चुनाव लड़ रहे थे। आरएलएसपी माने किसकी पार्टी हुई? वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा, जो इस समय आपकी एनडीए के साथ है। एनडीए के साथ है और ये इस बार भी कराकट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, तो पिछले चुनाव का क्या नतीजा था? 2019 में जदयू के टिकट से महाबली सिंह कुशवाहा मैदान में थे और उनको 47% वोट मिली थी और वो प्रथम स्थान पे थे और जीते थे। जबकि दूसरे नंबर पे आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मैदान में थे और उनको 37% वोट मिली थी। दूसरे नंबर पे ये रह गए थे। क्या पिछली बार भी ये क्या जो लेफ्ट पार्टी है भाकपा माले, इसके लोग लड़े थे पिछली बार? नहीं, यहाँ से तो नहीं लड़े थे, लेकिन सब अलग अलग थे, उस बार साथ नहीं थे। इस सीट से वो नहीं लड़े थे। अब इनकी विधानसभाओं का कैरेक्टर बताइए। 5 विधानसभा सीट अभी आरजेडी के खाते है और 1 सीपीआई एमएल के खाते है। ओह, तो यहाँ भी 6 की 6 सीटें जो है इंडिया गठबंधन के पास विधानसभा में है। जी, यहाँ भी 6 के 6 लगभग इंडिया गठबंधन के खाते हैं और इस वजह से प्रबल संभावना है कि इंडिया गठबंधन यदि मेहनत करेंगे तो वो ठीक ठाक यहाँ पे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी सीट आप और कौन सी बता रहे थे? तीसरी सीट कटिहार की है। तीसरी कटिहार है। कटिहार का क्या रिजल्ट था? 2019 में जदयू के टिकट पे दुलाल चंद्र गोस्वामी मैदान में थे, वहीं कांग्रेस के टिकट पे तारिक अनवर मैदान में थे।
ठीक। जेडीयू उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी को 50% वोट मिला था, जबकि ये प्रथम स्थान पे थे और जीते थे, जबकि दूसरे नंबर पे जो थे कांग्रेस के उम्मीदवार थे तारिक अनवर, उनको 45% वोट मिला था। महज 5% के अंतर से। तो विधानसभा का वोट ये भी देख, विधानसभा 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो 2 विधानसभा सीट पे बीजेपी काबिज हो गई, 2 पे कांग्रेस, 1 पे जदयू और 1 पे सीपीआई एमएल। अच्छा, तो यहाँ भी 4 सीटें कम से कम इंडिया गठबंधन के खाते में है 6 विधानसभाओं में से। इसलिए आपने अच्छा सिलेक्शन आपने किया आंकड़ों का कि ये 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें इंडिया गठबंधन अगर मेहनत करे तो उसके लिए संभावनाएं बनती हैं, और इसकी वजह पुराना चुनाव और विधानसभा की स्थिति है अभी। ठीक है, तो पहले चरण में इनमें से किसी सीट पर शायद चुनाव नहीं है। पहले चरण में इसमें से किसी सीट पे चुनाव नहीं है। कटिहार में दूसरे चरण में चुनाव है, और उसी तरीके से पूर्णिया में भी दूसरे चरण में चुनाव है, और सीवान में भी शायद। ये 3 तो आपने अच्छा बताया कि प्रमुख सीटें हैं, और इनके अलावा और कौन-कौन सी सीटें हैं जो आपके हिसाब से मतलब ऐसा नजारा देती हैं कि जहां फाइट हो सकती है आंकड़ों के हिसाब से? दो सीट और है, एक है पाटलिपुत्र और एक सारण। ये आंकड़ों के वजह से भी और यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं इसके वजह से भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मुकाबला कांटे की होगी, और इंडिया गठबंधन यदि मेहनत करे तो इन सीट पे भी निकाल सकते हैं। पाटलिपुत्र वही सीट है जहां से रामकृपाल यादव मैदान में होते हैं, और बीजेपी के तरफ टिकट पे, और राजद के टिकट पे मीसा भारती जो लालू यादव की पुत्री हैं वो मैदान में होती हैं। और लगातार 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनावों में यही दोनों उम्मीदवार मैदान में थे। 2014 में सिर्फ 4% के अंतर से रामकृपाल यादव बीजेपी के टिकट से पहले स्थान पर थे और जीते थे, जबकि 2019 में 3.5% वोटों के अंतर से रामकृपाल यादव प्रथम स्थान पे थे और जीते थे। इस बार भी यही दोनों मैदान में हैं। और विधानसभा को देखे, पाटलिपुत्रा विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के अंतर जो 6 विधानसभा है उसमें 3 राजद के खाते हैं, 1 कांग्रेस के खाते हैं और 2 सीपीआई एमएल के खाते हैं, यानी 6 का 6 लोकसभा क्षेत्र इंडिया गठबंधन के खाते हैं। अच्छा, ये भी बड़ी मजबूत सीट हुई फिर, ये भी बड़ी मजबूत सीट हुई जिसे इंडिया गठबंधन ढंग से लड़े तो अच्छा लड़ सकता है। ये हुई। अब सारण में क्या है? सारण में ये ट्रेडिशनल सीट लालू यादव की मानी जाती है। 2009 में लालू यादव खुद यहाँ से जीते थे 9% वोटों के बढ़त से, और दूसरे नंबर पे वहां से राजीव प्रताप रूडी जो बीजेपी के नेता हैं वो दूसरे नंबर पे रह गए थे। 2014 में राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के टिकट से जीत दर्ज किए थे, जबकि राबड़ी देवी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और राजद के कद्दावर नेता हैं, वो दूसरे नंबर पे रह गई थी, और उनको वोट 36% मिला था। राजीव प्रताप रूडी को 41% वोट मिला था 2014 में। जबकि 2019 की बात करें तो 2019 में बीजेपी के ही टिकट से फिर राजीव प्रताप रूडी मैदान में थे और उनको 51% वोट मिला था, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से चंद्रिका राय जो तेज प्रताप यादव के ससुर हैं उनको 41% वोट मिला था, यानी 10% वोटों के बढ़त से राजीव प्रताप रूडी सारण से विजेता थे। और जब 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 4 सीटें राजद के खाते गई थी और 2 सीट बीजेपी के खाते गई थी। तो ये वहां की विधानसभा, ये भी एक मजबूत लड़ाई लायक सीट है। यहाँ से इस बार उनकी वो बेटी लड़ रही है जिन्होंने अपनी किडनी दी है उनको, रोहिणी आचार्य है, जो रोहिणी आचार्य इस बार आरजेडी के टिकट पे हैं, और बीजेपी की तरफ से राजीव प्रताप रूडी सेम कैंडिडेट इस बार भी मैदान में रिपीट कर रहे हैं। चलिए, आपने अच्छा कैरेक्टर बता दिया इन दोनों सीटों का भी। मुझे लगता है कि आपने ये जो 3 और 2 बताई ये 5 सीटें राजद ठीक ठाक लड़ सकता है। राजद या इंडिया गठबंधन, इसमें कुछ सीटें इंडिया गठबंधन। इसके अलावा और कौन-कौन सी सीटें आप क्लोज फाइट वाली मानते हैं? क्लोज फाइट वाली 2 सीट और है।
जो सेम पैरामीटर पे हमने उसको सेलेक्ट किया है, एक है मुजफ्फरपुर और एक है सासाराम। मुजफ्फरपुर और सासाराम की कहानी बेहद दिलचस्प है। बीजेपी के टिकट पे 2014 और 2019 में मुजफ्फरपुर में अजय निषाद मैदान में थे और दोनों बार ये जीत दर्ज किए थे और अच्छी खासी वोट शेयर के साथ 2019 में 63%, 63% के करीब करीब इनको वोट मिला था और ये प्रथम स्थान पे थे। और दूसरे स्थान पे वीआईपी यानी जो मुकेश सहनी की पार्टी है, उनके 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 पार्टी के टिकट पे मैदान में राजभूषण चौधरी थे और उनको 24% वोट मिला था और वो दूसरे नंबर पे थे। वहीं 2014 में भी मुजफ्फरपुर सीट से अजय निषाद बीजेपी के टिकट पे अच्छी वोट मार्जिन से जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में अजय निषाद को बीजेपी तरफ से टिकट नहीं दिया गया। ठीक। तो ये पार्टी छोड़ दिए। तो वहाँ विधानसभा का कंपोजिशन क्या है? यहाँ के विधानसभा में 2 सीट बीजेपी के पास है, 2 सीट आरजेडी के पास है, 1 सीट जदयू के पास है और 1 कांग्रेस के पास है, यानी 3 सीट एनडीए के पास है और 3 सीट इंडिया गठबंधन के पास है। विधानसभा के लिहाज से बराबर की स्ट्रेंथ है। अच्छा, तो एक अच्छी लड़ाई यहाँ होने की संभावना है, लेकिन पिछली बार का गैप बहुत बड़ा था भाई। हाँ, गैप तो था, 63% था। अजय निषाद 63% से जीते थे। एक डेवलपमेंट ये है कि जो निषादों वाली पार्टी है वीआईपी, वो इस बार फिर गठबंधन में आ गई है, इंडिया गठबंधन में आ गई है। उनको 3 सीट आरजेडी अपने तरफ से, जो वो 26 सीट पे चुनाव लड़ रहे थे, उसमें से 3 सीट मुकेश सहनी को दिए हैं और 23 सीट पे खुद लड़ रहे हैं। ठीक ठीक है, ठीक है। ये हो गया। एक और बता रहे हैं, एक और सीट सेम नेचर का है, कराकट है, सॉरी माफ कीजिएगा, सासाराम है। इसमें भी बीजेपी के उम्मीदवार इस बार शिवेश राम है, जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार छेदी पासवान है। ये वही छेदी पासवान है जो 2014 और 2019 में बीजेपी के टिकट पे सासाराम से चुनाव जीत सांसद थे और इस बार उनको टिकट नहीं मिला। इस वजह से छेदी पासवान को इस बार कांग्रेस टिकट दी है और ये मैदान में है। जीत का अंतर यहाँ भी लंबा है, गैप ज्यादा है, 50% के करीब, 50-51% के करीब 2019 में छेदी पासवान को मिला था, जो बीजेपी के टिकट पे चुनाव मैदान में थे, जबकि मीरा कुमार जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो कांग्रेस के टिकट पे मैदान में थे और उनको 34% वोट मिला था 2019 में। ठीक। और विधानसभा की बात करें तो 3 विधानसभा क्षेत्र राजद के पास है, एक कांग्रेस के पास है, एक जदयू और एक बीजेपी, यानी 4 सीट इंडिया गठबंधन के पास है विधानसभा की है। ठीक है, आपका सिलेक्शन ठीक है। ये सीट भी मजबूती से लड़ सकता है इंडिया गठबंधन, अगर अपना कोहेसिव रखे स्ट्रेंथ को। जी, और फिर इसके बाद और कौन सी सीट आपने चुनी है? 3 सीट और है, जो आखिर की 3 सीट, हमने 10 सीट सिलेक्शन किया था, तो आखिर की 3 सीट है जिसमें ट्रेंगुलर फाइट नजर आती है। 3 उम्मीदवार मैदान में है और मजबूत उम्मीदवार या पार्टी की वजह से ये 3 हिस्सों में त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है। एक तो पूर्णिया है, पूर्णिया से इस बार आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती हैं, जबकि एक पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में है और जदयू उम्मीदवार संतोष कुमार कुशवाहा हैं। संतोष कुमार कुशवाहा 2019 में भी जदयू के उम्मीदवार थे और इनको 55% वोट मिला था और ये जीते थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार उदय सिंह को 32% 2019 में वोट मिला था और ये दूसरे नंबर पे रह गए थे। हालांकि जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें 3 सीट, जो एक लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा बिहार में होती है, उसमें 3 विधानसभा बीजेपी के पास है, 2 जदयू के पास है और 1 कांग्रेस के पास है। तो इस वजह से तो बीजेपी और जदयू का मिला जुला, इसके हिसाब से बीजेपी जदयू की सीट पर मिली जुली ताकत बहुत स्ट्रांग है। उनके पास विधानसभा में भी अच्छा प्रतिनिधित्व है, लोकसभा वो 50% से ज्यादा वोट से जीते थे
और हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस से निकले हुए पप्पू यादव निर्दलीय लड़ रहे हैं और बीमा भारती को आरजेडी लड़ा रही है, तो इसका मतलब तो ये सीट बीजेपी के लिए ज्यादा अनुकूल है। डेफिनेटली बीमा भारती भी जदयू से निकली हुई है। ठीक ठीक है, धन्यवाद। तो ये पूर्णिया हो गया, एक रोचक सीट है, लेकिन इसमें संभावनाएं बीजेपी के लिए ज्यादा नजर आती हैं। और एक और सीट है सीवान। सीवान में इस बार वहां भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार वहां पे आरजेडी का उम्मीदवार अभी तक औपचारिक तौर पे घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो मीडिया सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है, अवध बिहारी चौधरी वहां आरजेडी के उम्मीदवार हो सकते हैं। जदयू उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा हो सकते हैं। जबकि हिना साहब जो 2019 में आरजेडी के टिकट पे मैदान में थे, जो शहाबुद्दीन की पत्नी है, उनको 33-34% के करीब वोट मिला था और ये 2019 में दूसरे नंबर पे रह गए थे। जबकि जदयू उम्मीदवार कविता सिंह को 45-46% के करीब वोट मिला था और वो प्रथम स्थान पे थे, विजेता थे। ठीक। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का भी वोट शेयर ठीक। अच्छा, विधानसभाओं कम्युनिस्ट पार्टी का भी वोट शेयर 7 से 8% के करीब है। तो इस वजह से, और हिना साहब के बारे में एक और इंफॉर्मेशन जो अभी जानकारी में आई है, हिना साहब यदि चुनाव लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़े या किसी अन्य पार्टी से लड़े, तो AIMIM के प्रवक्ता की तरफ से बयान आया है कि उनको समर्थन देंगे और AIMIM अपना उम्मीदवार वहां खड़ा नहीं करेगा। तो इस वजह से थोड़ा त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है। विधानसभा की बात करें तो 3 विधानसभा आरजेडी के खाते है, 2 विधानसभा CPI-ML के खाते हैं और 1 विधानसभा में बीजेपी का बीच है। ठीक ठीक है, तो ये एक रोचक सीट है, आपने बिल्कुल ठीक इसका संकलन किया आंकड़ों के हिसाब से। और इसके अलावा कौन सी सीट आपको लगती है? एक और सीट, आखिरी सीट है किशनगंज। किशनगंज लोकसभा चुनाव 2019 में जो सिर्फ इंडिया गठबंधन या फिर यूं कहूं उस वक्त की गठबंधन, महागठबंधन जो बचा पाई थी 40 लोकसभा सीट जो बिहार में है, उसमें से सिर्फ एक सीट कांग्रेस किशनगंज में जीत दर्ज कर पाई थी। और इस बार भी कांग्रेस के टिकट पे मोहम्मद जावेद किशनगंज में उम्मीदवार हैं, जबकि जदयू के टिकट पे मोहम्मद आलम किशनगंज में उम्मीदवार हैं। और तीसरा उम्मीदवार जो मैदान में है वो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम मैदान में है। 2019 में कांग्रेस के टिकट पे मोहम्मद जावेद, जैसा कि हमने पहले कहा, 33% वोट शेयर पा करके जीत दर्ज किए थे, जबकि दूसरे नंबर पे जदयू उम्मीदवार सैयद महमूद अशरफ को 30% वोट मिला था और ये दूसरे नंबर पे थे। मात्र 3% वोटों के अंतर से मोहम्मद जावेद जीत दर्ज किए थे। और तीसरे नंबर पे AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम है, इनको 26-27% के करीब वोट मिला था। और किशनगंज में 50-60% की आबादी मुसलमानों की है, इस वजह से ये सीट AIMIM के लिए भी थोड़ा अच्छा हो जाता है और वो भी यहाँ अपना कैंडिडेट उतारते हैं। और इस बार भी ये तीनों मैदान में हैं। और विधानसभा चुनाव की बात करें तो 4 विधानसभा क्षेत्र आरजेडी के खाते हैं, 1 विधानसभा कांग्रेस के खाते हैं और 1 AIMIM के खाते हैं। अच्छा, तो इस लिहाज से ये एक सीट है जिसमें अगर 3 तरफ डिवीजन होगा और इसलिए इसमें भी कुछ उलटफेर भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस फिर से इसको रिपीट कर ले। जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, क्या पहले भी यही सांसद थे या बदला है उन्होंने टिकट? हाँ, कांग्रेस का सेम है, मोहम्मद जावेद हैं, जो 2019 में भी थे और इस बार भी हैं। इस बार भी वही। तो ये सारा आपका संकलन है कि इसके अलावा कोई सीट है? इसके अलावा भी कुछ सीटें हैं, जैसे समस्तीपुर की सीट है, तो वहां भी एलजेपी के टिकट से सांभवी चौधरी, जो अशोक चौधरी की बेटी है, वो मैदान में है। तो दूसरी तरफ जो जानकारी मिल रही है, हालांकि कांग्रेस के खाते ये सीट गई है, लेकिन
औपचारिक घोषणा कांग्रेस की तरफ से नहीं हुई है और ऐसा बताया जा रहा है कि सनी हजारी जो महेश्वर हजारी के बेटे हैं वो मैदान में उतर सकते हैं कांग्रेस की टिकट पे। तो ये कैंडिडेट टक्कर महेश्वर हजारी कौन है? ये जदयू के नेता हैं। अच्छा जदयू के नेता हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। और एक सीट मुंगेर है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, वहां क्या है? मुंगेर से एक तरफ ललन सिंह मैदान में है, जदयू के उम्मीदवार हैं जदयू के टिकट से, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पे आरजेडी के टिकट से अनीता। अच्छा, उनकी पत्नी है वो, एक जो एक रॉबिन हुड टाइप आदमी है, उनकी पत्नी लड़ रही है ना, उनका नाम ले लीजिए, क्या नाम, महतो है कोई? हाँ अशोक महतो। अशोक महतो एक रॉबिन हुड टाइप आदमी है, उनकी पत्नी लड़ रही है और इस वजह से ये सीट यहाँ पे विधानसभा का कंपोजिशन आपको पता है क्या मुंगेर का? नहीं, वो तो अभी नहीं देखे हैं, वो चूंकि अंतर ज्यादा का था तो इस वजह से वो नहीं देख पाए हैं। कोई बात नहीं। ये जो अभी इसकी पिछली सीट आपने बताई उसका विधानसभा का कंपोजिशन है आपका? समस्तीपुर, हाँ समस्तीपुर का है। समस्तीपुर का क्या है कंपोजिशन, किस किस पार्टी की कितनी है? समस्तीपुर लोकसभा के अंदर जो 6 विधानसभा क्षेत्र है उसमें 6 के 6 लोकसभा विधानसभा क्षेत्र एलजेपी के खाते हैं। जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ तो 6 विधानसभा क्षेत्र से एलजेपी, हाँ एलजेपी के खाते। एलजेपी का स्ट्रांग होल्ड है इस सीट पर और ये सीट तो खैर हम लोग इधर से चर्चा न करें इसका, जब 6 की 6 सीट विधानसभा में उनकी है, लोकसभा में वो पहले काफी मतों से जीत चुके हैं और एलजेपी ने उम्मीदवार बनाया है उनकी बेटी को, तो वो तो उस तरह की सीट नहीं है। जो आपने पहले 10 बताई वो सीटें समझ में आती हैं कि वो ऐसी सीट है जिनमें निश्चित तौर पर आरजेडी या इंडिया गठबंधन मुकाबले में रह सकता है, उसके लिए काफी परिस्थितियां अनुकूल है। अगर वो उसको मैटेरियलाइज करता है तो यहाँ से एक सीटें निकल सकती। ये आपका आकलन एक ठीक ठाक है। तो फिलहाल तो अभी आज वाली बातचीत को यहीं रोकते हैं, फिर भविष्य में आपसे पूछताछ करते रहेंगे इसी तरह से। बहुत धन्यवाद। ठीक है।